हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है सभी का वीकली करंट अफेयर की क्लास में। चलिए, ये बच्चे आपका थोड़ा सा इसकी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी गलत हो गई। चलिए, इतना तो देख ही लेंगे ना। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये इस हफ्ते की, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। आप सभी को पता है बच्चे कि राम मंदिर का जो आपका इशू था, केस था, वो सॉल्व हुआ और उसके बाद में जो है उस जगह पे जो है आपका राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो 22 जनवरी 21 जनवरी को जो है आपका इसी महीने जनवरी में जो है आपका इसका उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन्वाइट किया गया है, ठीक है। तो जस्ट उससे पहले, मंदिर के निर्माण से पहले, मंदिर की इनॉग्रेशन से पहले जो है वहाँ पे आपका यात्रियों के लिए अब जो है इतना भव्य मंदिर बनाया गया है, तो टूरिस्ट के लिए भी आपका क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है, आकर्षण का केंद्र बन गया है अब अयोध्या। तो यहाँ पे बच्चे आपका एक रेलवे स्टेशन ऑलरेडी था, लेकिन उसे जो है आपका रिवैम्प किया गया, नई तरीके से जो है उसे बनाया गया, नया नाम उसका रखा गया, ठीक है। रेलवे स्टेशन और एक यहाँ पे जो है आपका एयरपोर्ट, ये बनाए गए हैं। तो दोनों का इनोग्रेशन अभी जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसीलिए वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम आधिकारिक तौर पर बदल करके क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चे, इसे आपको याद रखना है। इसका नाम जो है अब नया, वो है अयोध्या धाम जंक्शन। पहले अयोध्या जंक्शन था, अब इसका नाम हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट बना है, अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है बच्चे, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पे, और इसे कहा जाएगा अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे अयोध्या धाम जंक्शन, ये तो नहीं पूछेगा कि अयोध्या धाम जंक्शन कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसे याद रखिएगा कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी कहाँ पे है, अयोध्या में है, ठीक है। तो इन दोनों का ही इनोग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि जो ये आपका जंक्शन है, यहाँ से जो है कुछ स्पेशल जो तीर्थ यात्री होंगे, जो पिलग्रिमेज होंगे, उनके लिए आपका कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है? एक तो बच्चे वंदे भारत ट्रेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत ट्रेन की खासियत क्या है कि जो आपकी आम ट्रेन है उससे थोड़ा सा क्या है, स्पीड में ज़्यादा है। तो सेमी हाई स्पीड की जो है आपकी ट्रेन है वंदे भारत, एक तो आपकी ये चलेगी यहाँ पे। दूसरी जो ट्रेन चलेगी उसका नाम भी देखिए बच्चे, अमृत भारत ट्रेन, ठीक है। अमृत भारत ट्रेन भी जो है आपका इस जंक्शन से जाने का काम करेगी। तो अयोध्या धाम जंक्शन याद रखना, इसका नया नाम है, नया ऑफिशियल नाम है। दूसरा, यहाँ पे जो एयरपोर्ट का इनोग्रेशन किया गया है उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। याद रखिएगा इतना। अब जब आपका राम मंदिर का उद्घाटन होगा उसके बाद में देखेंगे क्या क्या न्यूज़ आपको और याद करनी है, क्योंकि वो आपका बड़ा ही जो है आपका चर्चा का विषय बनेगा जब भी इनोग्रेशन होगा, ठीक है। तो तब हम उसको पढ़ेंगे। अगला प्रश्न बना है, बिस्लेरी ने अपने नए अभियान बिस्लेरी हैशटैग ड्रिंक इट अप के लिए अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? अब देखिए, ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों ने देखा होगा कि हर कंपनी जो है आपका, किसी भी प्रकार की कंपनी हो, वो क्या करती है, जो चर्चित नाम होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उन्हें क्या करती है, अपना प्रमोशन के लिए, अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए क्या किया जाता है, उन्हें चुना जाता है, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो बच्चे बिस्लरी जानते होंगे, ठीक है। बिस्लरी जो है ये एक इनिशिएटिव चला रहा है ड्रिंक इट अप के नाम से, और इस इनिशिएटिव के लिए, इस पहल के लिए जो है इन्होंने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है दीपिका पादुकोण को, ठीक है। दीपिका पादुकोण को चुना है इन्होंने अपना वैश्विक यानी कि ग्लोबल, ग्लोबल मतलब समझते हैं ना कि ये जो एम्बेसडर हैं ये जो है आपका पूरे विश्व के लिए है। बिस्लेरी की जो है पूरे देश, सिर्फ हमारे लिए, देश के लिए नहीं है, पूरे के पूरे विश्व के लिए जो है इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो इन्हें चुना है दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न बना है, रिलायंस जियो ने आईआईटी बॉम्बे के साथ में सहयोग किया है कौन से कार्यक्रम को चलाने के लिए? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चे न्यूज़ है। रिलायंस जियो जो है इन्होंने एग्रीमेंट किया है, इन्होंने जो है एक समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ? आईआईटी बॉम्बे के साथ में। अब ये दोनों ही मिलकर के क्या करने वाले हैं, ये दोनों ही मिलकर के बच्चे भारत में एक प्रोग्राम चलाएंगे, ठीक है। और ये प्रोग्राम क्या है, इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है भारत जीपीटी प्रोग्राम, ठीक है। याद रखना, भारत जीपीटी प्रोग्राम। भारत जीपीटी प्रोग्राम के अंतर्गत होगा क्या? इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ये बच्चे आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे अभी आपका चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी के बाद में आप लोगों ने देखा गूगल ने बार्ड निकाला, अलग अलग कंपनियां जो है अपने अपने जो एआई टूल है, अपने अपने एआई जो प्रोडक्ट है उसे निकालने में लग गए उसके बाद में, ठीक है। तो वैसे ही बच्चे रिलायंस जियो का ये
पहला एआई प्रोजेक्ट है। अब क्या, जब ये बन करके तैयार होगा, अभी तो इनिशियल स्टेज में है, ठीक है, प्रारंभिक दौर पे है, तो जब ये बन करके तैयार होगा तभी हमें पता लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ये हमारे लिए, आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है, उसके बाद ही पता लग पाएगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आपको क्वेश्चन का आंसर के रूप में से याद करना है कि रिलायंस जियो ने और IIT बॉम्बे ने किस चीज़ के लिए, फिर कौन से प्रोग्राम के लिए जो है आपका समझौता किया है। तो प्रोग्राम का नाम है भारत GPT प्रोग्राम, ठीक है, भारत GPT प्रोग्राम। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जियो अपने AI प्रोजेक्ट को समाज के सभी क्षेत्रों तक फैलाते हुए अपनी कंपनी के सभी क्षेत्रों में पेश करने के लिए योजना बना रहा है। तो जियो का ये पहला बच्चे AI प्रोजेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित पहला प्रोजेक्ट है, और इसके लिए इन्होंने सहयोग मांगा है किसका, IIT बॉम्बे का। उसके बाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब चूंकि आप इंडियन नेवी का पेपर देंगे बच्चे, ठीक है, तो ये जो अपॉइंटमेंट है खास करके हमारी जो सेनाओं में है, ठीक है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो इंपॉर्टेंट पद होते हैं उनका अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपकी एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका नाम है CRPF के DG के रूप में, महानिदेशक के रूप में चुना गया है किसे, अनीश दयाल सिंह को। ये चुना गया है अनीश दयाल सिंह, ठीक है। तो नाम याद रखना, जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उनका आपको नाम याद रखना। अगला है अमान्य किला, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह कौन से क्षेत्र में स्थित है। अमान्य किला, पहले तो अमान्य किला क्यों पूछा जा रहा है आपको, ये देखिए बच्चे, अभी हाल ही में पुरातत्वविदों के द्वारा खोजी गई ये जगह है, और इसकी खासियत क्या है कि ये अभी तक मिले हुए, अभी तक ज्ञात जो है ये सबसे पुराना किला है, ठीक है। अमान्य किला जो है अभी तक इंसान को मिला हुआ ये सबसे पुराना किला है। कहाँ पे मिला है, ये मिला है साइबेरिया में, आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है, साइबेरिया। साइबेरिया बच्चे कहाँ पे हुआ, साइबेरिया आपका जो रसिया है ना, रूस है, रूस का जो अधिकतर हिस्सा है उसमें जो है आपका बर्फ रहती है हमेशा, ठीक है। तो वो वाला जो हिस्सा है उसे साइबेरिया कहते हैं। कुछ हिस्सा उसमें आपका, ज़्यादातर हिस्सा जो है रसिया का है, और कुछ हिस्सा जो है आपका कजाकिस्तान का है। कजाकिस्तान का जो उत्तरी हिस्सा है वो भी साइबेरिया का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो साइबेरिया क्षेत्र में बच्चे आप लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत कम जो है ट्रेसेस है, ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा किला खड़ा हो रखा है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोग साफ से दिख भी नहीं रहा होगा। ये बच्चे यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसका नाम अमान्य है, ठीक है, नदी का नाम अमान्य है, तो उस जगह का नाम, उस किले को जो है आपका अमान्य किला कहा गया है, ठीक है। तो ये अमान्य नाम की जगह है जहाँ पे कि अभी तक का इंसान को ज्ञात सबसे पुराना किला जो है मिला है। और कहाँ पे मिला है, ये साइबेरिया में। साइबेरिया है कहाँ पे, रूस में है। अगला है पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का अखिल भारतीय सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है। एक सम्मेलन है, ठीक है, समिट है, इवेंट है, जिसे कि इनोग्रेट किया गया या फिर जिसे संबोधित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो जहाँ पे बच्चे मोदी जी होंगे वो न्यूज़ तो आपकी इंपॉर्टेंट हो ही जाती है ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये आपको याद रखना है, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ। और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, इसका आयोजन किया गया आपका जयपुर में। जयपुर कहे तो राजस्थान में, ठीक है, जयपुर माने राजस्थान में। अगला है हाल ही में भारत का पहला बहु खेल समुद्र तट खेल कहाँ पर शुरू हुआ है। देखिए ये है आपके बीच गेम, ये है आपके बीच गेम, ठीक है। बीच का मतलब क्या होता है, तट होता है, ठीक है। समुद्र तट पे खेले जाने वाले जो खेल हैं उनका जो है एक चैंपियनशिप हो रहा है। भारत में पहली बार जो है इस प्रकार का चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। इन खेलों का नाम रखा गया है बीच गेम, ठीक है। क्या रखा गया है, इनका नाम बीच गेम रखा गया है। और ये बीच गेम जो है आपके शुरू हुए हैं, 1 सेकेंड, ये जो बीच गेम है ये आपके शुरू हुए हैं कहाँ पे, ये आपके यही पूछा है कि कहाँ पे शुरू हुआ है। तो बच्चे दमन और दीव, आपने दमन और दीव का नाम सुना होगा ना, ये जो है भारत की एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, ठीक है, ये जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। और यहीं पे बच्चे जो दीव है ना, दीव में आपका एक किनारा है, एक तट है जिसका नाम है घोघाला बीच, ठीक है। तो घोघाला बीच में जो है इन खेलों का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे जो तटों पे खेले जाने वाले जो आपके गेम है, जैसे कि आपका बीच सॉकर आ जाता है, बीच पे खेले जाने वाला जो फुटबॉल होता है, ठीक है। बीच पे खेले जाने वाला वॉलीबॉल हो गया, बीच वॉलीबॉल हो गया, ठीक है। आपका कबड्डी हो गया, ठीक है। और कुछ पारंपरिक खेल, कबड्डी भी आपका पारंपरिक खेल हो गया, कुछ आपका मलखंब जैसे जो खेल होते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। टोटल में आकर के 8 जो इवेंट है, खेल है, वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और इसका इनोग्रेशन किसने किया है, भारत के जो वर्तमान में स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है, हमारे जो खेल मंत्री हैं बच्चे। खेल मंत्री का नाम क्या है, खेल मंत्री का नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग
ठाकुर, अनुराग ठाकुर के द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये जो है इनकी शुरुआत जो है इन्होंने की है, ठीक है। तो जगह का नाम याद रखना, घोघला बीच, दीव में जो है इसे शुरू किया गया है। दमन और दीव बच्चे भारत का क्या है, यूनियन टेरिटरी है। 2020 से पहले 2020 से पहले जो है आपका दमन और दीव और दादर और नगर हवेली दोनों ही अलग अलग यूटी थे, दोनों ही अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। 2020 के बाद जो है इन्हें क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो है आपका बहुत लंबा नाम हो गया ये, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली, अब जो है आपका ये पूरा एक नाम हो गया है, ठीक है। तो अब आपका एक यूनियन टेरिटरी हो गया है और इसकी जो कैपिटल है वो आपको याद रखना है, कैपिटल है दमन। कैपिटल कहाँ पे है, दमन में है, ठीक है। तो यहीं पे बच्चे आपका जो दीव में एक जगह है घोघला बीच, यहाँ पे इनकी शुरुआत की गई है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक जानवर जो है आपका वो बार बार बनाया गया है, क्योंकि बच्चे इन खेलों की थीम जो है आपकी वो रखी गई है, ठीक है। इन खेलों की थीम क्या रखी गई है, डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन को इन खेलों का थीम बनाया गया है। और डॉल्फिन ही क्यों, डॉल्फिन बच्चे हमारे देश का क्या है, राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जलीय प्राणी, ठीक है। जलीय प्राणी जो है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन। तो इसे जो है इन गेम्स का क्या रखा गया है, थीम रखा गया है। अगला है, कौन सी राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में 40 लाख छात्रों का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2024 कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो गुणोत्सव 2024 आपको सिर्फ इतना पूछा हुआ है कि कौन से सरकार के द्वारा, असम की सरकार है, केरल की सरकार है, महाराष्ट्र की है, यूपी की है, कौन सी सरकार जो है इसे शुरू करने जा रही। तो गुणोत्सव 2024 बच्चे किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है स्कूल के बच्चों से। जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं लगभग उन्हें जो है आपका 40 लाख बच्चों को क्या किया जाएगा, आकलन किया जाएगा उनका, ठीक है। तो बच्चों से रिलेटेड है गुणोत्सव 2024 और ये शुरू किया गया है असम की सरकार के द्वारा, ठीक है। याद रखना, गुणोत्सव 2024 असम की सरकार। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। देखिए अभी हमने CRPF पढ़ा, अब एक और पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे हम CISF कहते हैं। तो ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CISF के बच्चे DG के पद पे, ठीक है, आपके प्रमुख के पद पे जो है आपका नियुक्त किया गया है पहली बार किसी महिला को। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो जाती है। इनका नाम है नीना सिंह, ठीक है। तो याद रखना, CISF में DG के पद पे पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया गया है और इनका नाम क्या है, नीना सिंह। अगला है आपका कारबी युवा महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है। कारबी यूथ फेस्टिवल, कारबी क्या है बच्चे, कारबी यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कारबी क्या है, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। और ये कौन सा स्टेट है, ये है आपका असम। तो असम में जो है आपका कारबी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो याद रखना, कारबी युवा महोत्सव। अगला है, किस शहर को भारत की पहली AI सिटी के रूप में विकसित किया गया है। ये तो अभी तक आप लोगों ने सुना ही है, आई थिंक ये मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि AI सिटी के रूप में। AI का मतलब याद रखना, ये बहुत ज़्यादा बच्चे आपका आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो भारत में जो है किसी शहर को पहली बार AI सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, लखनऊ में, ठीक है। तो लखनऊ को भारत की पहली AI सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। अगला है, किस खिलाड़ी ने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 खिताब जीता है। देखिए इनमें से एक खिलाड़ी है जो कि स्क्वैश के खिलाड़ी है, ठीक है। स्क्वैश के खिलाड़ी, स्क्वैश बच्चे आपका एक खेल होता है जैसे बैडमिंटन होता है। बैडमिंटन में एक खिलाड़ी आपका नेट की उधर की तरफ, एक खिलाड़ी आपका नेट की इधर की तरफ, दोनों के हाथ में रैकेट होता है, दोनों जो है आपके कॉक को इधर से उधर मारते हैं, ये आपका बैडमिंटन हो गया, ठीक है। सेम आप यही मान लीजिए कि इसमें जो है आपका एक ही खिलाड़ी रहेगा, ठीक है। मतलब एक वॉल रहेगी आपके सामने, ठीक है, दीवार रहेगी और दीवार पे जो है आपको बॉल को मारना होगा। दोनों खिलाड़ी जो है आपके यहाँ बॉल दीवार की दूसरी तरफ रहेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका ऐसा गेम होता है, इसे स्क्वैश कहते हैं। और इसमें आपके बच्चे भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि स्कॉटलैंड में होने वाले इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है, ठीक है। तो देखिए चैंपियनशिप का नाम क्या है आपका, जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर-19 टूर्नामेंट, ठीक है। ये इन्होंने अपने नाम किया है, नाम क्या है इनका, अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर ए, अनाहत सिंह। अगला है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। पनडुब्बी पर्यटन, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने टूरिज्म जो है अलग अलग प्रकार के देखा होगा। आप कहीं गए होंगे घूमने, कभी आपने रिक्शे में घूमा होगा, कभी बस में घूमा होगा, कभी ट्रेन में घूमा होगा, ठीक है, कभी आप प्लेन में घूमे होंगे। तो अब बच्चे जो है आपका पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जा रहा है, मतलब आप सबमरीन में घूमने को मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा शहर घूमेंगे आप लोग सबमरीन में, ये बच्चे द्वारका। शहर कौन सा है ये जगह कौन सी है, सॉरी, ये है आपका द्वारका। और द्वारका कहाँ पे है,
गुजरात में। तो गुजरात सरकार के द्वारा जो है पहली बार भारत में पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जा रहा है। कहाँ पे शुरू होगा ये आपका द्वारका शहर जो आपको पनडुब्बी से घुमाया जाएगा। अब एक और चीज़ आती है कि पनडुब्बी में घूमने के लिए पनडुब्बी की आवश्यकता होगी ऑब्वियस सी बात है। तो ये बच्चे आपका पनडुब्बी गुजरात सरकार के द्वारा के लिए कौन बनाएगा, तो बच्चे कंपनी का नाम भी याद रखिएगा, ये है आपका मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है और इसके द्वारा जो है गुजरात सरकार के लिए ये पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि पहली बार जो है भारत में किसी जगह, किसी स्टेट के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा जो है पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में लड़कियों के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यूपी से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में जो है आपका राजनाथ सिंह क्या है अभी वर्तमान में, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा जो है आपका यूपी में कहाँ पे, मथुरा में, उत्तर प्रदेश में मथुरा में एक सैनिक स्कूल का अनावरण किया गया। ठीक है, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल का इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये भारत का पहला ऐसा सैनिक स्कूल है जिसमें कि केवल और केवल लड़कियां पढ़ेंगी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए जो है आपका एक सैनिक स्कूल, पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, मथुरा में, और मथुरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। अगला है आपका, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का पेपर आप लोग देंगे। तो बच्चे भारतीय नेवी में, इंडियन नेवी में एक पद होता है जिसे कहते हैं चीफ ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो चीफ ऑफ मटेरियल के पद पे जो है आपका तैनात किया गया है, नई नियुक्ति हुई है। ये किसे तैनात किया गया है, किरण देशमुख को। ठीक है, नाम याद रखना, ये है बच्चे आपके किरण देशमुख। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है, इन्हें जो है आपका इस पद पे, चीफ ऑफ मटेरियल के पद पे भारतीय नौसेना के नियुक्त किया गया है। अगला है आपका, केंद्र सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ध्यान से सुनिए शब्द को, वित्त आयोग जो है आपका भारतीय संविधान का एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय होने का मतलब क्या है कि ये जो है संविधान में कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 280 ठीक है, आर्टिकल 280 में जो है आपका ये लिखा हुआ है वित्त आयोग के बारे में। अब वित्त आयोग जब बनाए जाते हैं बच्चे, जैसे सरकारें बनती हैं 5-5 साल के लिए, वैसे जो है आपका वित्त आयोग का गठन भी किया जाता है। तो इस बार 2024 में जो आपका वित्त आयोग बना है कौन से नंबर का है, 16वें नंबर का है। ठीक है, 16वें नंबर का वित्त आयोग बनाया गया। और जब बच्चे वित्त आयोग बनता है तो वित्त आयोग का कोई एक अध्यक्ष भी चुना जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो इस बार जो प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, नाम याद रखना, अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का क्या चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पूछा जाएगा वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में आता है, तो आर्टिकल 280 में आता है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने, तो अरविंद पनगड़िया जी बने हैं। ठीक है, इसके बारे में ये पूछा जा सकता है कि इस बार 2024 में जो वित्त आयोग बना है इसमें जो है ये कौन से नंबर का वित्त आयोग है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि आपका 16वें नंबर का है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। उसके अलावा इनके बारे में, ये बहुत फेमस जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, इससे पहले ये कौन से पद पे थे, ये बच्चे आपके नीति आयोग के जो है आपके ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे ये। ठीक है, और अब जो है ये कहाँ के हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको याद रखना है। 16वें नंबर का है। ठीक है, 5 साल के लिए बनाया जाता है। जो सबसे पहला बना था, सबसे पहला जो वित्त आयोग बना था वो आपका 1951 में बना था, 1951 में बना था। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी जो काम होती है, इज टू इवोल्यूएट द स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, रिकमेंड द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन देम। देखिए ये क्या काम करता है कि जब बच्चे टैक्स वसूलने की बारी आती है, ठीक है, तो टैक्स जो है आपका केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा वसूला जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी वसूलती है और जो आपके राज्य की सरकार होती है वो भी जो है टैक्स लेने का काम करती है। अब उन टैक्सों के बाद में जो पैसा आया है उसका बंटवारा कैसे किया जाए, ठीक है, उनकी शेयरिंग कैसे की जाए, ये सारा का सारा जिम्मा होता है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा काम भी याद रखिएगा। जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं ये भी याद रखिएगा, कितने नंबर का है। जो मैंने छोटी से छोटी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताई है वो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, वित्त आयोग। अगला है आपका
भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन आयोजित किया जाता है? इंडिया और कौन से देश के बीच में आपका डेजर्ट साइक्लोन नाम से एक बायलैटरल एक्सरसाइज होती है? तो डेजर्ट साइक्लोन बच्चे होता है इंडिया के बीच में और दूसरी तरफ होता है आपका यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड अरब अमीरेट और इंडिया के बीच में होने वाला एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, द्विपक्षीय क्या है, ये युद्धाभ्यास है और इस बार यानी कि 2024 में भी आपका शुरू हो चुका है। कहाँ पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है आपका राजस्थान में। कहाँ पे बच्चे? राजस्थान में। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान की जगह है और यहाँ पे आपका एक तरफ इंडियन आर्मी है, एक तरफ आपका यूएई की सेना है। तो दोनों के बीच में आपका युद्ध अभ्यास होगा, नाम है डेजर्ट साइक्लोन। अगला है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए पहले तो कंपनी का नाम देख ले ध्यान से, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन बच्चे कैसी कंपनी है? ये जो है आपका एक पीएसयू है। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी कंपनियां होती हैं? जिसमें आपका ज़्यादा परसेंट या फिर ज़्यादा जो शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, मतलब ये समझिए पीएसयू आपकी आधी तो होती है सरकारी, ठीक है, और आधी होती है प्राइवेट, लेकिन ज़्यादा जो हक होता है इन पे वो सरकारों का होता है। ज़्यादातर शेयर जैसे मान लीजिए सरकार का इसमें आपका 60% का शेयर है, बाकी 40% का जो शेयर है वो आपका किसी प्राइवेट व्यक्ति का है, किसी प्राइवेट कंपनी का है। ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्हें कहा जाता है आपका पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो बच्चे ये जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है ये भी आपका एक पीएसयू है। ठीक है, भारत सरकार के अधीन ये कार्यरत है। ठीक है, भारत सरकार के अधीन आपका एक मिनिस्ट्री आता है जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहते हैं, शक्ति मंत्रालय कहते हैं, उसके अधीन जो है आपका ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो इस कंपनी का पीएसयू का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को मैं दे दूं, वो है आपका सेल, स्टील अथॉरिटी। आपने सेल का एग्जाम देना है ना, तो वो भी आपका पीएसयू है। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन भी आपका पीएसयू है और इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है रविंद्र कुमार त्यागी को, रविंद्र कुमार त्यागी। अगला प्रश्न, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए अपना कार्यकाल शुरू किया है? 2, 4, 5, 6। अब यहाँ पे न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका ये बच्चे आयोग है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग। ठीक है, आपने संयुक्त राष्ट्र का नाम सुना है, लगभग हर हफ्ते जब भी करंट अफेयर की क्लास होते हैं बच्चे संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड आप लोग देखते होंगे कि हमेशा जो है आपके एक न्यूज़ होती है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की बच्चे न्यूज़ है। संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि एक ही आपका यूनाइटेड नेशन है वही जो है आपका सारा का सारा काम करता है। यूनाइटेड नेशन ने आपके अपने नीचे जो है काम करने के लिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे अंग हैं इसके, तो उन्हीं में से बच्चे आपका एक ये भी है यूनाइटेड नेशन का सांख्यिकी आयोग। यूनाइटेड नेशन का जो सांख्यिकी आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, 1947 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है जहाँ पे यूएन का है, यानी कि न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और भारत अभी जनवरी 2024 में जो है इसका मेंबर बना है। ठीक है, और कितने सालों के लिए बना है? तो ये बना है सिर्फ 4 सालों के लिए। अगले 4 सालों के लिए भारत जो है इस आयोग का क्या होगा? मेंबर होगा। ठीक है, याद रहेगा इतना। ठीक है, आयोग के बारे में याद रखना, 1947 में स्थापना हुई है और न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला है, आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए एक सेंटर बनाया गया है, सेंटर का नाम क्या है? राहत वाणी केंद्र, राहत वाणी केंद्र। अब राहत वाणी केंद्र बच्चे बनाया तो गया है यूपी में, कहाँ पे बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में ये बनाया गया है। ठीक है, और इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक चीज़ ये याद रखिएगा, राहत वाणी केंद्र है। राहत वाणी केंद्र बच्चे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के लिए है। जब भी कहीं पे जब भी उत्तर प्रदेश में कोई भी आपदा आए, कोई भी जो है नेचुरल डिजास्टर आए, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो है ये क्या करेगा? एक तो पूर्वानुमान कि अब जो है आपका ये होने वाला है, ठीक है, तूफान आने वाला, कुछ भी पूर्वानुमान जो है आपका चेतावनी देने का काम करेगा। दूसरा क्या है कि जब आपका मान लीजिए आपदा आ गई है, आप ठीक है, तो आपदा में जो है आपका किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है, आपदा में किस तरीके से प्रबंधन करना है वो भी यही करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपदा में जो पीड़ित लोग हैं, आपदा के बाद जो पीड़ित लोग होती है, सरकार जो है ना मुआवजा देने का काम करती है ना, तो वो भी जो है यही सेंटर करेगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से मतलब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए सेंटर बनाया गया है और नाम क्या है इसका? राहत वाणी केंद्र। अगला,
ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? पहले तो इस शब्द को समझ लेते हैं कि ISCC प्लस प्रमाणन क्या हुआ, ठीक है, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन क्या हुआ बच्चे? पहले इसका नाम है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कार्बन सर्टिफिकेशन, ठीक है। कार्बन सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि बच्चे ये जब भी आप इन्वायरमेंट अगर आपने कभी देखा हो तो इन्वायरमेंट में प्रकृति को प्लास्टिक से बचाने के लिए एक इनिशिएटिव, एक पहल या फिर एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं बच्चे RRR। आपने देखा है RRR, बहुत सारी चीज़ों पे जो है लिखा भी रहता है, ग्रीन कलर का ऐसा साइकिल बनाया रहता है RRR। RRR का मतलब क्या होता है? R का मतलब है रिड्यूस, एक तो प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो कम करें, अपने दिनचर्या से अपने जीवन से जो है प्लास्टिक को थोड़ा सा कम करें, ठीक है। एक है आपका R का रीयूज़। रीयूज़ का मतलब क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है, जैसे कि ये प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, तो प्लास्टिक की बोतल है, आपने एक बार इस्तेमाल किया तो इसके बारे में फेंक नहीं देना है इसे। जब तक ये जो है आपका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो जाती, पूरी तरीके से जो है डिके नहीं हो जाती, क्षय नहीं होते, तब तक सोचना है कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल एक बार नहीं, जब तक हो रहा है बच्चे, जब तक वो चीज़ पूरी तरीके से टूट नहीं जाती तब तक उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर हमें करते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीयूज। उसके बाद है आपका R, तीसरा R, इसका मतलब होता है रीसाइकिल। रीसाइकिल का मतलब क्या है कि प्लास्टिक इस्तेमाल अब हमने पूरी तरीके से कर दिया, उसके बाद में आपको पता है कि प्लास्टिक की बहुत सारी प्लास्टिक ऐसे होती है, उनकी क्वालिटी ऐसी होती है कि उसे जो है हम दोबारा से गला करके दोबारा से कोई और नई चीज़ बना सकते हैं, इसका मतलब उसका रीसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो रीसाइकलिंग वाला पार्ट है ना, ये जो आपकी संस्था है ये इंटरनेशनली काम करती है, ग्लोबल स्तर पे काम करती है। और ये संस्था जो है बच्चे ये क्या काम करती है कि जो प्रोडक्ट आपका बना है, मान लीजिए पेन है, ठीक है, अब जिस कंपनी ने पेन बनाया होगा, अगर ये किसी रिसाइकल मटेरियल से बना है, पहले कुछ और मटेरियल था उसे जो है रिसाइकल करके पेन बनाया गया है, तो ये जो संस्था है ना, ये इस पेन बनाने वाली कंपनी को सर्टिफिकेशन देगी कि आपने, हाँ, 100% जो ये सामान आप बेच रहे हैं ये 100% क्या है, रिसाइकिल है, ठीक है। तो यही बच्चे आपका सर्टिफिकेशन देती है। और ऐसी जो है भारत में पहली बार ऐसी कंपनी बनी है, पहली कंपनी बनी है जिससे कि इन्होंने सर्टिफिकेशन दिया है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी है ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री। एक्चुअल में क्या हुआ है, न्यूज़ क्या है आपकी, रिलायंस इंडस्ट्री की बच्ची एक रिफाइनरी है, ठीक है, जहाँ पे कि 100% रिसाइकल पॉलीमर बनाया गया है, ठीक है, बहुलक बनाया गया है। तो वो कंपनी कहाँ पे है? वो कंपनी है आपकी जामनगर में, वो कंपनी है आपकी जामनगर रिफाइनरी है, और है कहाँ पे ये, गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात बेस्ड ये जो कंपनी है जामनगर रिफाइनरी है, ये जो है आपका, इसने 100% जो है आपका क्या बनाया है, रिसाइकिल पॉलीमर बनाया है, उसे प्रोड्यूस कर रही है। और ये ही कंपनी जो है आपका पहली बार इसे ISCC का क्या दिया गया है, ISCC प्लस प्रमाणन या फिर सर्टिफिकेट जो है आपका दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूज़ को समझिए। और रिलायंस इंडस्ट्री, ये मैं आप सोच रहे होंगे दो दो नाम क्यों बता दिए, तो बच्चे रिलायंस की है कंपनी, ये जो जामनगर रिफाइनरी है ये आपकी रिलायंस की है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, पहली कंपनी है। उसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिससे कि इस योजना के तहत शामिल किया गया है? अब आप पहले कहेंगे मैडम हमें तो यही नहीं पता कि योजना क्या है, ठीक है, तो पहले योजना देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन योजना बच्चे, ये तो स्वदेश दर्शन 2.0 है। 2.0 का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम दोबारा से लॉन्च कर दें, ठीक है, जितनी बार लॉन्च होगी उतनी बार जो है उसके आगे 2.0, तीसरी बार करेंगे 3.0 हो जाएगा, 4 बार, चौथी बार करेंगे 4.0 हो जाएगा, इस तरीके से ना। तो स्वदेश दर्शन जो योजना थी ये एक्चुअल में बच्चे आपकी 2015 की योजना है। 2014-15 में जो है लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कि भारत में जो है पर्यटन स्थल बनाना, ठीक है, पर्यटन स्थल बनाना, जो भी अच्छी चीज़ें हमारे पास में उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा सुंदर बनाना, उन्हें जो है डेवलप करना, ये इसका मकसद है, ठीक है। तो इस योजना के तहत पहले क्या करती है सरकार, जो है किसी पर्टिकुलर जगह को छांटती है, ठीक है, उसे जो है आपका पहले पॉइंट किया जाता है और उसके बाद में उसे डेवलप किया जाता है, ताकि जो है पर्यटन वहाँ पे क्या करे, पर्यटन जो पर्यटक हैं उन्हें वहाँ पे आकर्षित किया जा सके, ठीक है। तो ये किया जाता है इस योजना के तहत। स्वदेश दर्शन 2014-15 की स्कीम है ये। अब जो है आपका इसका नया जो वर्जन है वो लॉन्च हुआ, और इसके तहत जो है आपका एक उड़ीसा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बचे, उड़ीसा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है देवरीगढ़, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे जो है चुना गया है इसके विकास के लिए, ठीक है। तो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा ये आपका उड़ीसा में है। और एक और चीज़ से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, एक आपका डिब्रूगढ़ भी है, आपने अगर सुना हो तो, एक है बच्चे आपकी जगह डिब्रूगढ़,
डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? ये आपका असम में है, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये मैंने डेबरीगढ़ कहा है और ये आपका डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ असम में है और जो डेबरीगढ़, डेबरीगढ़ जो नाम है, डेबरीगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है। अगला है आपका, इसरो और स्पेसएक्स के बीच ऐतिहासिक सहयोग में कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च के लिए तैयार है? देखिए, इसरो तो अपनी कंपनी, मतलब अपना इंस्टीट्यूट है इसरो। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसरो के बारे में ना जानता हो, ठीक है, तो इसरो है। इसरो के साथ में बच्चे एक और कंपनी है, वैसे इसे भी सभी लोग जानते होंगे, स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है बच्चे। किसकी है ये? एलॉन मस्क की कंपनी है। तो स्पेस एक्स और इसरो जो है पहली बार जो है आपका कुछ चीज़ साथ में करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हो क्या रहा है साथ में, इसरो के द्वारा जो है एक सैटेलाइट बनाया गया है, मतलब भारत का ही जो है आपका एक संचार उपग्रह है, जिसे कि स्पेस एक्स के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। बस उस सैटेलाइट का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है GSAT-20, ठीक है, GSAT-20 जो है आपका इसरो का पहली बार जो है आपका सहयोग किया जा रहा है स्पेसएक्स के साथ में, और दोनों के द्वारा जो है, दोनों के सहयोग से GSAT-20 आपका लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अगला है, किस देश ने समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना आदर्श वाक्य के साथ में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है? इसमें आपका सिंपल सा प्रश्न बनेगा, इतना घुमा फिरा करके नहीं पूछेगा। ब्रिक्स, ब्रिक्स चूंकि बच्चे भारत, ब्रिक्स जो आपका, ब्रिक्स जो आपका देशों का समूह है, उसमें आपका जैसे ये रहा आपका ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और आपका एस से हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है, इन देशों का समूह है आपका ब्रिक्स। अब ब्रिक्स में चूंकि इंडिया मेंबर है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो बच्चे ये जो ब्रिक्स है, जैसे हमारे पास में 2023 की G20 की अध्यक्षता इंडिया के पास में थी, हम जो है प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो वैसे बच्चे ये ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसकी अध्यक्षता 2024 में किसके पास है वो पूछा हुआ है आपका, ठीक है, कि 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? तो ये बच्चे आपकी किसके पास है? रूस के पास में है, ठीक है, रसिया में है। इसका जो शिखर सम्मेलन होगा वो मॉस्को में होगा, रसिया की जो राजधानी है वहां पे होगा, ठीक है, इतना हो गया। उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी ये न्यूज़ है बच्चे कि ब्रिक्स अब सिर्फ इतने देशों का समूह नहीं रहा, ठीक है, ये जो आपके 5 देश हैं सिर्फ 5 देशों का समूह नहीं रहा, अब जो है इसमें 2024 में और ज़्यादा मेंबर जुड़ने वाले हैं। तो जो मेंबर इसमें जुड़ रहे हैं वो नाम तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से जुड़ रहे हैं? देखिए, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, और आपका संयुक्त अरब अमीरात है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब 5 देश ऑलरेडी थे और 5 जो है अब इसमें जुड़ेंगे, तो टोटल जो है ब्रिक्स में मेंबर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। कब जुड़ेंगे ये? अभी जनवरी में जो है आपका रसिया में, मॉस्को में इनका शिखर सम्मेलन होगा, सेरापाओं की बैठक होगी, और वहाँ पे जो है ऑफिशियली जो है ये, मतलब ऑफिशियल जो भी इनका होगा वो सारा काम हो जाएगा, और ये जो है आपके ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे ब्रिक्स के, ठीक है। तो इसके 1 सेकेंड, कहाँ थे हम? हाँ, ब्रिक्स में जो है आपके 5 नए मेंबर जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें थोड़ा सा याद रखना। पहले बच्चे ये संख्या 6 थी, पहले जो है 6 मेंबर जुड़ रहे थे, लेकिन एक देश जो है वो पीछे हट गया है। वो कौन सा देश है उसका नाम भी जानना जरूरी है। उस देश का नाम है आपका अर्जेंटीना, ठीक है, तो अर्जेंटीना जो है पीछे हट गया है। पहले ये भी शामिल होने वाला था 2024 में, लेकिन अब जो है आपका ये नहीं शामिल हो रहा है। इससे 5 देश हैं, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है, और आपका यूएई है, ठीक है। तो ये 5 और 5 पहले के, तो टोटल मिलाकर के 10 हो जाएगा। तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि इसका नाम क्या होगा? पहले तो ब्रिक्स था, ठीक है, अब इसका नाम जो है आपका, ऐसा संभावनाएं हैं, ऐसी जो भी खबरें अभी तक मुझे पढ़ने को मिली है, उन खबरों के अकॉर्डिंग जो है आपका ब्रिक्स का नाम जो है आपका अब ब्रिक्स प्लस हो जाएगा या ब्रिक्स प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप सबके नाम नहीं लिख सकते ना, ये तो पता नहीं कुछ अजीब सा ही नाम बन जाएगा, तो ब्रिक्स प्लस प्लस हो जाएगा या फिर ब्रिक्स प्लस हो जाएगा।
अब है आपका 2025 तक 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्राप्त करने के लिए हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 200 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की हैं? देखिए, एक बच्चे इंडियन स्टेट है जिन्होंने उद्देश्य रखा हुआ है। क्या उद्देश्य रखा हुआ है कि 2025 तक हमें किसी भी तरीके से अपना जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, इतना भारी भरकम हिंदी का शब्द है, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का मतलब क्या होता है? जो बच्चे सरकारी व्हीकल होते हैं, ठीक है, जिनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसे हम कहते हैं ना आम भाषा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसमें आपका बस आ जाती है, उसमें आपकी ये जहाँ पे आपका किराया भाड़ा थोड़ा सा कम लगता है, वो आपका सार्वजनिक परिवहन प्रणाली हो गया, ठीक है। तो जो सरकारी बच्चे वाहन है, सार्वजनिक वाहन है, उन्हें जो है 100% ये लोग रिप्लेस करना चाहते हैं ईवी के साथ में। ईवी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में। मतलब अब जो है बसें चलेंगी तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक चलेंगी, अगर ऑटो रिक्शा चल रहा है तो वो भी आपका इलेक्ट्रिक चलेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ जो सरकारी परिवहन, आपकी गाड़ी को छोड़ करके, जो आपकी पर्सनल आपका व्हीकल है उसे छोड़ करके कोई भी सरकारी वाहन अगर रोड पर चल रहा है तो वो 2025 तक क्या करने का इनका इरादा है? वो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा स्टेट है? अब इस स्टेट ने जो है इसी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहला जो कदम है वो तो उठा लिया है। इन्होंने बच्चे हाल ही में जो है 200 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की हैं। तो ये बच्चे आपका स्टेट है असम। कौन सा राज्य है ये? असम है। अगला है, हाल ही में घोषणा में किस राज्य ने आदिवासियों और दलितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा 60 से घटा करके 50 कर दी है, ठीक है। तो देखिए, वृद्धावस्था में सरकार क्या करती है बच्चे? पेंशन देती है, ठीक है, पेंशन देती है। तो वो पेंशन की जो उम्र है, पहले ये होता था कि जो वृद्ध है उन्हें जो है 60 साल तक जो है सरकार क्या करेगी? पेंशन देने का काम करेगी। अब जो है ये उम्र क्या कर दी गई है? घटा दी गई है। तो कौन से राज्य ने घटाई है? ये झारखंड ने घटाई है, ठीक है। अगला प्रश्न, बड़े शहरी सहकारी बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नई थोक जमा सीमा क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप जब भी पढ़ेंगे अपने आप से अगर पढ़ रहे होते तो ये क्वेश्चन अभी तक स्किप हो गया होता। जैसे ही आप ऐसा ऐसा टर्म देखते हो जो नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन स्किप हो जाता है। ऐसा नहीं करना बच्चे, कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसा कुछ भी आपको ऐसा लगे कि कठिन है तो ऐसा नहीं कि देखते के साथ ही भाग लेने वहाँ से, ठीक है। भागना नहीं है, कोशिश करनी है समझने की। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक एक शब्द करके मैं आपको समझाती हूँ। शहरी सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक। देखिए, सहकारी बैंक जो होते हैं ना बच्चे, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक का नाम तो सुना होगा, सहकारी बैंकों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो सहकारी बैंक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि गांव में होते हैं, रूरल जो आपके कोऑपरेटिव बैंक हो गए, और एक वो बैंक होते हैं जो कि आपके शहरों में होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी न्यूज़ है वो आपके शहरी सहकारी बैंकों से रिलेटेड है। इतना तो क्लियर हो गया ना। अब न्यूज़ क्या है बच्चे? आरबीआई। आरबीआई क्या है? ये सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। जितने भी बैंक है हमारे देश में, चाहे वो आपका ग्रामीण बैंक हो गया, चाहे वो आपका सहकारी बैंक हो गया, कोई कॉमर्शियल बैंक हो गया, उन सभी को, पूरे का पूरा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है इन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका है? आरबीआई का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, ठीक है। इसीलिए इसे हम केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, अपना सेंट्रल बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चे, आरबीआई के द्वारा एक घोषणा की गई है। इन्होंने कहा है कि जो शहरी सहकारी बैंक है, सिर्फ इन्हीं के लिए खबर है, ठीक है, ये जो शहरी सहकारी बैंक है इनके पास में जो पैसा जमा करने की अपर लिमिट थी, ठीक है, पैसा जमा करने की कुछ लिमिट होती है जो कि निर्धारित की जाती है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ही बताएगा कि आपको अपने पास में कितना रुपए रखना है, ठीक है, कितना ज्यादा रुपए रखना है, कितना अमाउंट जो है आप अपने पास में रख सकते हैं। किसके द्वारा बताया जाता है? आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई ने जो है इन बैंकों में जो थोक जमा राशि है उसकी जो ऊपरी लिमिट है वो थोड़ी सी बढ़ा दी है। थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ाई है बच्चे। देखो, इन्होंने जो है लिमिट, पहले क्या था? 15 लाख की लिमिट थी कि कोई भी जो एक बैंक है सहकारी बैंक है, उसमें उसके पास में जो है 15 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है अपर लिमिट थी। अब इसको बढ़ा दिया गया और बढ़ा करके कितना किया गया है? 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है बच्चे। आप देख रहे होंगे कि पहले 15 लाख की लिमिट थी, अब जो है कितनी ज़्यादा बढ़ा करके इसे क्या कर दिया गया है? 1 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। न्यूज़ किससे रिलेटेड है? दो बैंकों से रिलेटेड। एक आपका बड़े शहरी सहकारी बैंक है और एक आपका जो है आरबीआई है, ठीक है। तो आरबीआई ने ऑर्डर दिया है और किसके लिए ऑर्डर दिया है वो भी आपको याद रखना है, क्या ऑर्डर दिया है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आए, जीएसटी काउंसिल की 50 बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना, अच्छा यहाँ से जो है आपका, देखिए यहाँ पे बच्चे खत्म हो गया, एक हफ्ता आपका खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले जो एक हफ्ते की न्यूज़ थी वो सारी की सारी समाप्त हो गई हैं। अब आ जाते हैं हम रिवीजन करने पे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि जो है आपने पेपर देने हैं, बहुत सारे एग्जाम जो है आप लोग देंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है। ऑनलाइन गेम जो खेले जाते हैं उस पर जो है जीएसटी देना होता है, कितना प्रतिशत जीएसटी देना होता है, ये है आपका 28%, याद रखना 28%। अगला है उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसके कारण वहां आपातकाल घोषित कर दिया गया है। उबिनास ज्वालामुखी ये बच्चे आपका पेरू में है और इस पे विस्फोट होने के बाद में यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी कि पूरे कंट्री में जो है इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। ठीक है, पेरू। भारत ने किस देश को हरा करके दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 जीता था। तो भारत ने बच्चे कौन से देश को हराया था, कुवैत को। ठीक है, भारत ने कुवैत को हरा करके 2023 में ये जो सैफ का चैंपियनशिप है, सैफ की फुल फॉर्म होती है आपकी दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसे शॉर्टकट में सैफ कहा जाता है। तो अगर सैफ भी लिख दे तो तभी भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सैफ का चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है भारत ने जीता। ठीक है, मैच हुआ था आपका कर्नाटका में फाइनल और भारत ने जो है कुवैत को हरा करके चैंपियनशिप अपने नाम किया। मतलब खेल कौन सा है, खेल समझ में आ रहा है ना, फुटबॉल फेडरेशन है तो खेल है आपका फुटबॉल। अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईपी, एनईपी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 3री वर्षगांठ पर उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। उल्लास में दूसरे एल का क्या मतलब है। देखिए, एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, जैसे फेसबुक चलाते हैं ना, मोबाइल एप्लीकेशन है वो भी। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चे एक सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है उल्लास। नाम क्या है इसका, उल्लास है। और इसे किसने लॉन्च किया है, इसे किया है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने। मंत्री जी कौन है, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है उल्लास। उल्लास की फुल फॉर्म आपको पूछी है, जब फुल फॉर्म पता होगी तभी आप बताएंगे कि एल का मतलब क्या है। ठीक है, तो फुल फॉर्म देख लेते हैं उल्लास का, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी के मतलब समाज में, ठीक है, समाज में ऐसी शिक्षा जो कि आपको हमेशा अपने जीवन पर्यंत जो है याद रहे। ठीक है, ऐसी शिक्षा, तो ये है आपका उल्लास। और उल्लास में आपको क्या दिया है, उल्लास में दूसरे एल का क्या मतलब है, तो दूसरे एल का क्या मतलब है, पहले एल का मतलब है लाइफ लॉन्ग और दूसरे एल का मतलब है आपका लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लर्निंग। वैसे ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया, आप बस इतना याद रखिएगा कि उल्लास जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, लर्निंग से रिलेटेड है और इसे हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है माया, हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये है क्या चीज़, माया, इसे जो है खबरों में देखा गया था, ये क्या है। तो माया बच्चे आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा है, विंडोज़ है। आप लोग देखते हैं जब भी आप सिस्टम खोलते होंगे अपना तो वहाँ पे आता है आपका विंडोज़ बना हुआ। विंडोज़ क्या बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माया जो है ये हमारे लिए मतलब भारतीयों के लिए, खास करके जो हमारा रक्षा विभाग है उनके लिए जो है आपका स्पेशली इसे बनाया गया है माया को। ठीक है, ताकि आपको पता है कि रक्षा विभाग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वहाँ की सुरक्षा, उनकी जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, उनकी जो सूचना है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, तो उनके अपने इस्तेमाल के लिए जो है आपका ये बनाया गया है। ठीक है, तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सी राज्य सरकार राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण योजना के तहत गैंडा संरक्षण योजना को फिर से शुरू करने की उपायों का प्रस्ताव देने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन करेगी। एमपी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, असम है या फिर बिहार है, बताओ भाई कौन सा स्टेट है। राइनो, राइनो का मतलब है आपका गैंडा। ठीक है, तो राइनो टास्क फोर्स एक आपकी फोर्स बनाई जाएगी, राइनो टास्क फोर्स। इसका काम क्या होगा बच्चे, इसका काम होगा गैंडों की देखभाल करना। ठीक है, तो गैंडा संरक्षण योजना के तहत जो आपका एक फोर्स बनाई जा रही है जिसका नाम है राइनो टास्क फोर्स, तो इस बच्चे गैंडों को कंजर्व करने का काम कहाँ पे किया जा रहा है, बिहार में। ठीक है, किसने किया है ये, बिहार ने। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान यानी कि NITIE का नाम बदल करके भारतीय प्रबंध संस्थान IIM मुंबई कर दिया गया है। यह देश का कौन से नंबर का IIM होगा। देखिए IIM जैसे आपका IIT होता है, ठीक है, वैसे ही आपका जो है मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए IIM है। ठीक है, सारे के सारे जो मैनेजमेंट की पढ़ाई है, प्रबंधन की जो पढ़ाई है वो IIM में होती है, टॉप इंस्टीट्यूट। वैसे तो आपका MBA कहीं से भी हो जाता है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं, लेकिन ये जो आपके टॉप के इंस्टीट्यूट है, ठीक है, भारत में जो है सरकारी इंस्टीट्यूट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो बच्चे जो IIM है ये एक नया IIM जो है भारत को मिल गया है और यही पूछा हुआ है कि कौन से नंबर का है, तो ये बच्चे आपका 21वां है।
इसका मतलब क्या है, देश में अब टोटल कितने IIM हो गए हैं, 21 हो गए हैं, ठीक है, टोटल 21 IIM हो गए हैं। और ये कौन से संस्थान का नाम बदल करके किया गया है, ये देखिए, पहले इस संस्थान का नाम राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान था, इसका नाम बदल करके अब IIM मुंबई कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है हमारे देश का 21वां IIM होगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? स्वतंत्रता दिवस 77वां यानी कि 2023 का 2023 में जो आपका 15 अगस्त आया था, 77 नंबर का था, ठीक है। तो इस उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रपति ने कितनी वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी थी? तो बच्चे थोड़ा सा आसान है आपका, 77 नंबर का इंडिपेंडेंस डे था और टोटल लोगों को दिया गया 76, ठीक है, 76 लोगों को जो है आपका ये पुरस्कार दिया गया। 77वां स्वतंत्रता दिवस था और टोटल जो पुरस्कार प्राप्त करता थे वो थे 76। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या है? लंबी दूरी की रिवॉल्वर ये है प्रबल, इसे भारत में ही बनाया गया पूरी तरीके से, ठीक है, तो याद रखना प्रबल। लद्दाख में लिकुरु मिग लाफुक्चे सड़क परियोजना का लक्ष्य क्या है? लद्दाख में बच्चे एक सड़क बनाई जा रही है जिसका नाम आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, नाम क्या है? लिकुरु मिग लाफुक्चे सड़क परियोजना। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो है आपका टू बिल्ड द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी रोड बनाई जा रही है जहाँ पे कि आप लोग अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचाई पे स्थित जो है मोटरेबल रोड बन रही है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? इसे लद्दाख में बनाया जा रहा है। और इस मार्ग का नाम क्या है? यह है लिकुरु मिग लाफुक्चे सड़क परियोजना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो गया। बिंदेश्वर पाठक जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह कौन से क्षेत्र से जुड़े थे? बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। इन्होंने जो है बिंदेश्वर पाठक जी ने एक NGO बनाया था जिसका नाम था सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल जो है और इनके द्वारा बनाया गया था और इन्हें जो है भारत का टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें ही कहा जाता है। तो 1991 में जो है इन्होंने इंटरनेशनल ये सुलभ इंटरनेशनल बनाया था, ठीक है, और इन्हें जो है आपका पद्म भूषण भी मिला हुआ था, ठीक है। तो इनका जो है निधन हो गया है। आपको ये पूछा हुआ है कि कौन से फील्ड से रिलेटेड है, तो बच्चे जैसे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जा रहा है, इनके द्वारा सुलभ इंटरनेशनल एक NGO बनाया गया था। तो बच्चे ये बहुत ही फेमस जो है आपके सोशल वर्कर थे, समाज सेवी थे। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? बच्चे सिनेमा के क्षेत्र में आप देखें, भारत में देखें, वैसे तो आपका जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो ऑस्कर को माना जाता है। जिसे ऑस्कर मिल गया मतलब हो गया उसका काम, है ना, तो ऑस्कर को माना जाता है। लेकिन हम अगर अपने देश में बात करें तो बच्चे जो सरकारी पुरस्कार है सिनेमा के क्षेत्र में सबसे ऊंचा, ठीक है, हाईएस्ट जो आपका सिनेमा फील्ड का जो अवार्ड है वो है आपका नेशनल फिल्म पुरस्कार, ठीक है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है आपका 2023 में बांटे गए, कौन से नंबर के थे? 69 नंबर के थे, ठीक है, 69 नंबर के थे। तो इसमें आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया अल्लू अर्जुन को। कौन सी फिल्म के लिए? पुष्पा, झुकेगा नहीं वाला, ठीक है। तो पुष्पा जो है आपका, पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को दिया गया। उसके अलावा मुझे अभिनेत्रियों का नाम भी याद रखना जरूरी है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार मिला, ये एक को नहीं मिला, ये दो को मिला। एक तो आलिया भट्ट है, गंगूबाई के लिए इन्हें मिला, ठीक है, और दूसरी कीर्ति सेनन है, इन्हें मिला है इनकी फिल्म, इन्हें कौन से मूवी के लिए? हाँ, मिमी के लिए मिला है इन्हें, ठीक है, इन्हें मिला है मिमी के लिए, ठीक है। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ना, वो भी आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो मिला है आपका रॉकेटरी के, और रॉकेटरी, ठीक है, रॉकेटरी को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। तो हीरो हो गया, हीरोइन हो गई और फिल्म हो गई। अगला है, इसरो किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स नाम का एक चंद्रमा मिशन तैयार कर रहा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसरो के द्वारा एक नया लूनर मिशन तैयार किया जा रहा है। लूनर मिशन का मतलब क्या है? जो चांद से रिलेटेड है, ठीक है। चंद्रमा मिशन तैयार किया जा रहा है और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? लुपेक्स रखा है, ठीक है। अभी शुरू नहीं हुआ है, मतलब इनिशिएट जस्ट किया है, ठीक है। तो लुपेक्स नाम का चंद्रमा मिशन तैयार किया जा रहा है इसरो के द्वारा। कौन से देश के साथ में मिलकर के? तो बच्चे इस देश की जो स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारी स्पेस एजेंसी है इसका नाम क्या है? इसरो, वैसे इस देश की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा,
ठीक है, जाक्सा। तो जाक्सा बच्चे कहाँ का लग रहा है आपको, कहाँ की होगी ये है जापान की, बिल्कुल सही लग रहा है आपको, जापान की है। ठीक है, भारत और जापान की स्पेस एजेंसियों के द्वारा मिल करके चंद्रमा के लिए एक मिशन तैयार किया जा रहा है और इसे नाम दिया है इन्होंने लूपेक्स। अगला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में, और इसके साथ में जो है आपका ये दुनिया में जो है अपने गेम में जो है पहली बार उन्होंने जो है पहली रैंक भी हासिल किया है बच्चे। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, नीरज चोपड़ा। ये जो है भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इसी के साथ में जो है इन्होंने अपने कैरियर का सर्वोच्च स्थान यानी कि नंबर 1, दुनिया में नंबर 1 की जो रैंक है वो इन्होंने हासिल की। तो नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय आप लोग कहते हैं इन्हें। ठीक है, अगला है, जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पे, मसूरी में, पहाड़ों की रानी मसूरी उत्तराखंड में। अगला है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया है। कैप्टन तुषार महाजन, ये जो आपका कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे जो रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है वो है आपका उधमपुर। ठीक है, उधमपुर कहाँ, जम्मू कश्मीर में। अगला, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में, रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में पहली बार किसी महिला का चयन हुआ है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नाम क्या है इनका, जया वर्मा सिन्हा। नाम क्या है बच्चे, जया वर्मा सिन्हा। अगला है, यूएस ओपन 2023। यूएस ओपन साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है ये। ठीक है, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम। हमारे टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ठीक है, साल भर में जो है आपके 4 बड़े, वैसे तो होते रहते हैं छोटे मोटे टूर्नामेंट, लेकिन वैसे आपके इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो जो अंतिम होता है वो आपका यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो यूएस ओपन में पूछा है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है। महिला एकल में बच्चे कोको गॉफ ने जीता है। ठीक है, महिला एकल में कोको गॉफ ने जीता है, और ये कहाँ की खिलाड़ी है, यूएसए की खिलाड़ी है। ठीक है, यूएसए की खिलाड़ी है। अब आएगा यही सा प्रश्न कि पुरुषों में किसने जीता है, तो पुरुषों में जो है आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। और बच्चे नोवाक जोकोविच ने इस बार यानी कि 2023 में जो है आपके 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं इन्होंने अकेले। ठीक है, 3 ग्रैंड स्लैम जो इन्होंने जीते हैं, यूएस भी इन्होंने जीता है, फ्रेंच भी इन्होंने जीता है, और ऑस्ट्रेलियन भी इन्होंने जीता है। ठीक है, तो इनका देश थोड़ा सा याद रखना, इनका देश है आपका सर्बिया। और इसी के साथ में जो है नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखना सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। पवित्र मंदिरों के होयसाल समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। ये भी मैंने आपको काफ़ी टाइम पढ़ा लिया वैसे तो, फिर एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए, होयसाल मंदिरों का समूह, इसे जो है आपका भारत की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, यूनेस्को के। ठीक है, यूनेस्को इसे जारी करता है, और दुनिया भर से जो है अलग अलग धरोहर स्थलों को इसमें शामिल किया जाता है। अभी तक भारत के 42 ऐसी जगह हैं, 42 स्थल हैं जिन्हें यहाँ पे शामिल किया गया है, और 42वां जो है अभी शामिल हुआ है 2023 में। वो कौन सी जगह है, होयसाल मंदिर समूह। ठीक है, तो होयसाल मंदिर समूह है कहाँ पे, कर्नाटका में। ठीक है, इतना याद रखना। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या सुझाया है। अब चूंकि नए संसद भवन में कार्यवाही भी शुरू हो गई है, नए संसद भवन में जो है आपका कामकाज भी शुरू हो गया है। ठीक है, उसका इनॉग्रेशन हो गया है, तो जो पुराना संसद भवन है इसका नाम जो है आपका प्रधानमंत्री जी के मन में क्या आया है, इन्होंने कहा इसका नाम जो है अब पुराना संसद भवन नहीं कहेगा कोई भी, हम इसे कहेंगे संविधान सदन। ठीक है, क्या कहेंगे, संविधान सदन। अगला प्रश्न, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा है। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा, महिलाओं की जीवन प्रत्याशा का मतलब समझते हैं बच्चे, जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कोई इंसान कितने साल तक जीता है। अगर हम कह रहे हैं कि जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा जीते होंगे। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि जीवन प्रत्याशा कम है, इसका मतलब है कि लोग जो है जल्दी चले जाते होंगे। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा वो भी किसकी, महिलाओं की। महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा कहाँ पे बच्चे, ये है आपका केरला में। ठीक है, केरला में। और आई थिंक ये आज का आपका
अंतिम प्रश्न है, ठीक है। ये आज का बच्चे आपका अंतिम प्रश्न है, ठीक है। ये क्लास मैं पहले बता दूं आपको, अगर कोई आधे में से देखता है, कोई थोड़ा सा देखता है, लास्ट वाला सेशन आप लोग देख रहे हैं, तो क्लास के बारे में आपको सबसे पहले जो है आपके जितने भी हफ्ते भर के करंट अफेयर हैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो अभी आपने 20-25 क्वेश्चन देखे हैं, ये आपके पिछले 6 महीने के करंट अफेयर हैं, क्योंकि आपके पास में एग्जाम आने वाला है जहाँ पे सिर्फ 1 महीने से काम नहीं चलने वाला है, पिछला 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो है आपका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। उसके साथ में बच्चे नेवी ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, जो कि सभी ITI ट्रेड्स के लिए है, तो उसके लिए जो है हमारे कोर्स है। आप लोगों को कोर्स देखने के लिए उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो भी आप पहले देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको खरीद नहीं है, आपको कोई अंदाजा नहीं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो बच्चे आप लोग देख सकते हैं हमारा MIE मेक इट इजी स्किल्स का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करिए, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करना है, और उसके अंदर जो है आपको नेवी ट्रेड्समैन मेट 2023 का जो कोर्स है उसके अंदर देखना है कि क्या क्या मटेरियल है। वैसे आपको उसके अंदर रीजनिंग मिलेगी, उसके अंदर आपको GS मिलेगा, उसके अंदर जो है आपका इंग्लिश मिलेगा, मतलब जो भी इसका सिलेबस है, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, GS हो गया, ठीक है। सारे के सारे सिलेबस आपको मिल जाएगा। क्या क्या अभी तक डल चुका है वो भी आपको दिख जाएगा बाहर से ही, ठीक है। हालांकि वीडियो नहीं दिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मटीरियल नहीं दिख पाएगा, लेकिन इतना अंदाजा हो जाएगा कि इतने रुपये में मुझे क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। और हमेशा ये भी याद रखिएगा कि जब भी आप कोर्स खरीदते हैं तो बिना कूपन कोड के नहीं खरीदना है, ठीक है। बिना कूपन कोड के नहीं खरीदना है। कूपन कोड है हमारा MIES, ये कूपन कोड है, इसे जो है अप्लाई करना है। उसके बाद में ही जो है फाइनल ट्रांजेक्शन जो आएगा, फाइनल अमाउंट जो आएगा, तभी जो है आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। नहीं तो कई बार ज़्यादा पैसे कट जाते हैं, फिर आप जो है रोते हुए फिरते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चे मोबाइल एप्लीकेशन है डाउनलोड कर दीजिए। उसके अलावा जो है कोर्स जो बच्चे लेंगे उन्हें एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा कि उन्हें जो टेस्ट सीरीज़ है, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट की जो टेस्ट सीरीज़ बच्चे हम लोग बना रहे हैं ना, वो इन बच्चों को जो है बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। जो कोर्स वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए, खुद से तैयारी कर सक रहे हैं, तो फिर जो है हमारी टेस्ट सीरीज जो है आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपका बिल्कुल वैसे होगा जैसे पेपर होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का टेस्ट सीरीज है, उसमें आपका 25 का इंग्लिश हो गया, GK हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हर प्रकार के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन थोड़ा सा हमने कोशिश करी है कि थोड़ा सा आपको अपग्रेडेड दी जाए, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं बच्चे कि 2019 में थोड़ी सी आपकी मेरिट कितनी पीछे थी, 2021 में आप लोगों ने देखा मेरिट बहुत ज़्यादा गई, ठीक है। तो ये तो आपका पेपर पे भी डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा जो है आपका इजी आ गया तो ऊपर चली जाती है, बहुत कठिन आया तो नीचे आ जाती है। लेकिन फिर भी हमने जो है अपने पेपर को जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रखा है, आसान नहीं रखा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखा है, ताकि इस प्रकार का पेपर अगर आए भी तो तभी भी जो है आप लोगों को एक तरीके से अंदाजा हो जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि इंडियन नेवी ज़्यादा लेट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जैसे तो है नहीं, तो ज़्यादा लेट नहीं होगा, एग्जाम आपके हो जाएंगे। तो बच्चे हफ्ते हफ्ते जो है आपको टोटल 10 है, टोटल जो आपके टेस्ट सीरीज की संख्या है वो आपके 10 है, ठीक है। और जो कोर्स के बच्चे होंगे उन्हें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर आज की इन्फॉर्मेशन भी यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं फिर दूसरे हफ्ते। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।